हे गाइस एंड व्हाट्सअप। वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने पहले ये 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर पहले इन्हें देखें, तभी ये वीडियो समझ आएगी। एंड नाउ वीडियो स्टार्ट्स इन 3, 2, 1। मेरी आंखों के सामने पूरा अंधेरा था। मुझे अचानक से लोगों के बात करने की आवाज़ें आती है जो बिल्कुल मेरे कानों में चुभ रही थी। एंड देन एकदम से मेरी आंखें खुलती है और मैं झटके से उठकर बैठ जाता हूँ। मेरे सामने आरुतो बैठा हुआ था और साथ में कुछ गांव वाले भी। आरुतो मुझे देखकर बोलता है कि हाय, तुम्हें होश आ गया फाइनली। तुम्हें पता है पूरे गांव वाले तुम्हें लेकर कितनी ज़्यादा टेंशन में थे। मैं बोलता हूँ कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। आरुतो बताता है कि तुम पिछले 4 दिनों से यहीं हो। मुझे 4 दिन पहले तुम मेरे घर के बाहर पड़े हुए मिले थे, एकदम बेहोश, एकदम बुरी हालत में। और तब से मैं तुम्हें अपने घर में लाकर तुम्हारी सेवा कर रहा हूँ। तब से मैं तुम्हारा ख्याल रख रहा हूँ। मैं बोलता हूँ कि वो कहाँ पर है। आरुतो पूछता है वो कौन, जो मुझे यहाँ पर लेकर आई थी? अनामिका, वही मुझे यहाँ पर लेकर आई थी ना? आरुतो बोलता है कि नहीं, तुम तो अकेले ही आए थे। और आरुतो बोलता है कि मैंने जब तुम्हें देखा था तो तुम यहाँ अकेले थे, पर ये कैसे हो सकता है? मैंने खुद अनामिका को देखा था। वो मेरे पास थी और वो अनामिका ही थी। बट जब मैंने बॉडीज़ देखी थी तो उधर भी अनामिका थी। देयर वॉज नो चांस कि उसके बाद वो ज़िंदा रह सके। जो उसकी हालत थी उसके बाद वो ज़िंदा नहीं रह सकती थी। मैं अपने सर को कैसे तो संभालता हूँ और अब सीधा मज़ान की तरफ निकल पड़ता हूँ। आरुतो मुझे पकड़ कर कहता है कि ब्रो, तुम कहीं नहीं जा सकते इस टाइम तो, बिल्कुल भी नहीं। और पूरे गांव को तुमसे कुछ बात करनी है। मैं बोलता हूँ कि मुझे किसी से बात नहीं करनी, और मुझे रोकने वाले तुम कौन हो? मुझे छोड़ो, मुझे जाना है। और एक्चुअली जब मुझे कोई रोकता है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं वहाँ से जाने लगता हूँ कि तब फिर से आरुतो मुझे पकड़ कर बोलता है। आरुतो बोलता है कि पूरे गांव को जानना है कि आखिर वहाँ अंदर हुआ क्या था। अंदर क्या हुआ था मतलब? तुम मुझसे ये पूछना चाहते हो? मैं क्या तुम लोगों का कोई पर्सनल रिपोर्टर हूँ जो वहाँ जाऊँगा, चेक करूँगा और आकर तुम्हें रिपोर्ट दूंगा? अगर तुम्हें इतना ही शौक है ना जानने का तो चले जाओ वहाँ पे खुद, और खुद देख लो क्या है। और ये बोलकर मैं घर से बाहर आने लगता हूँ। मैं अभी जा ही रहा था कि मेरे सामने एक बूढ़ी सी औरत आ जाती है। उनके हाथों में कुछ जड़ी बूटी टाइप थी जो पहाड़ों में तोड़कर उन्होंने खुद ही बनाई थी। वो मेरे पास आती है और मेरे लगे चोट पर वो मरहम लगाने लग जाती है। पता है क्या, मेरी ज़िंदगी में मुझे लाखों बार चोट लगी है, पर यह पहली बार था जब कोई चोट पर मरहम लगा रहा था। पहले ये सब मेरे लिए बहुत अजीब था। मैं सिर्फ वहाँ से उठता हूँ और अब बस जाने लगता हूँ कि वो बूढ़ी औरत कुछ बोलती है, कुछ ऐसा जिसे सुनकर मैं एकदम से रुक जाता हूँ। वो बोलती है कि हमारा पूरा गांव तुम्हें लेकर एक रिचुअल करेगा, एक ऐसा रिचुअल जो आज तक किसी पर परफॉर्म नहीं किया गया। तुम पहले ऐसे इंसान हो जो मज़ान जाकर वापस आया है, और ये कोई आम बात नहीं है। मुझे लेकर रिचुअल। पूरा गांव पागल है क्या, या बस अजीब अजीब हरकतें करने में लगा रहता है? मुझे कुछ समझ ही नहीं आता कि ये क्या कहते हैं। अब आरुतो मेरे पास आकर बोलता है कि याद है मैंने बताया था हमारे गांव में एक किताब थी जिसे हमारे गांव के विद्वान लोगों ने लिखा था। उस किताब में एक जिक्र किया गया था, और वो सिर्फ जिक्र नहीं, आदेश थे। आदेश अपने लोगों के लिए, आदेश अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए। और उसमें लिखा था कि जब कोई शैतान पैदा होता है तब उससे बचाने के लिए एक मसीहा भी पैदा होता है। मेरे गांव वालों, अपने दिल के अंदर झांको, क्योंकि वो मसीहा तुम में से ही एक है जो अपने गांव की रक्षा करेगा, जो अपने लोगों को आज़ाद करेगा। और जब वो दिन आएगा, ये जंगल तुम्हें बताएगा कि वो कौन है, ये आकाश तुम्हें बताएगा कि वो कौन है, और सबसे महत्वपूर्ण तुम्हारा दिल, तुम्हारा खुद का दिल तुम्हें बताएगा कि वो कौन है। वो अभी ये सब बता ही रहे होते हैं कि मैं उन्हें बीच में काट कर बोलता हूँ कि बस करो यार, मुझे नहीं जानना। मुझे तुम्हारे गांव की बातें, तुम्हारे गांव की महानता, तुम्हारे गांव की किताबें, मुझे ये सब जानने में कोई शौक़ नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे सिर्फ वहाँ जाना है, या तो वहाँ जाकर मरना है या फिर उनको मारना है। और वैसे भी ये सब जो तुम्हारी फटी पुरानी किताबों में लिखा है, चलो 2 मिनट के लिए मान लेते हैं, ऑल्दो आई डोंट बिलीव दैट, बट ठीक है, 2 मिनट के लिए मान लेते हैं कि वो सब सच है। मैंने आज तक सिर्फ लोगों का बुरा किया है। मैं कोई सेवियर नहीं हूँ, मैं सिर्फ लोगों का काल हूँ। और वो सब भी छोड़ दो, इसमें जो लिखा है वो तो समझो। इसमें लिखा है कि वो सिर्फ तुम्हारे गांव का हो सकता है, और मैं तुम्हारे गांव का नहीं हूँ। इतनी छोटी सी बात समझ नहीं आ रही क्या? जंगल, ये बेजान मुर्दा जंगल जिसको तुम मज़ान के नाम से जानते हो,
ये तुम्हें बताएगा कि तुम्हारा सेवियर आया है। हाँ, वो आसमान आपको संदेश देगा। अच्छा, ये सब एक फालतू की बातें हैं। कहानियाँ बनाने के लिए कुछ कवि आते हैं और फालतू की चीज़ें लिख कर चले जाते हैं, और जिस पर तुम जैसे बेवकूफ़ लोग भरोसा कर बैठते हो। कोई बचाने नहीं आ रहा। अगर बचना है तो यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि जो मैंने अंदर देखा है ना, मैं सच बता रहा हूँ, कोई नहीं बचा सकता। मैं उनको ये सब बोलकर बस वहाँ से जाने लगता हूँ कि तभी वो औरत फिर से कुछ बोलती है। वो बोलती है कि तुम हम में से ही एक हो, तुम हमारे गांव का हिस्सा हो। क्या? कुछ भी। तभी वो औरत मुझसे पूछती है कि तुम्हारे हाथ में वो निशान कब से है? ये वाला निशान, ये बचपन से है, जब से मैं पैदा हुआ तब से। फिर जिसको समझ नहीं आ रहा, ये एक जंगल का निशान है। कुछ पेड़ बने हुए हैं, मुझे नहीं पता क्यों, क्योंकि जब से मैं पैदा हुआ था मैं इस निशान के साथ ही था। मैं जैसे ही उन्हें ये बताता हूँ कि ये निशान के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, पूरा गांव एकदम से सब अपने हाथ दिखाने लग जाते हैं, और सबके हाथ में, सबके बाजू में ये सेम निशान था। What does that even mean? वो औरत मेरे पास आकर मुझे बताती है कि उस औरत के इस गांव के लीडर बनने से पहले एक और लीडर थी, जिसका नाम था अवनी। अवनी इस गांव की नहीं थी, पर बचपन में वो इस गांव में आई थी और पूरे गांव ने उसको अपना लिया था। वो सबके साथ बहुत करीब थी। अवनी ने आगे चलकर अथर्व नाम के लड़के से शादी करी। पूरे गांव में खुशियां थी, पूरे गांव में धूमधाम थी। उन 10 लोगों के खौफ से पूरा गांव जो सिर्फ दर्द में डूबा हुआ था, अवनी के शादी की वजह से एक बार फिर से जगमगा उठा था। देखते ही देखते समय बीतता गया और अवनी को इस गांव का मुखिया बना दिया गया। अवनी बहुत ज़्यादा बहादुर थी, सबका अच्छा सोचती थी। उसको लड़ाई में गांव का कोई भी मर्द नहीं हरा पाता था। अवनी बहुत शक्तिशाली थी। आगे चलकर अवनी का एक बच्चा होता है। वैसे बच्चा तो अवनी का होता है, पर पूरे गांव में इतनी खुशियां थी, ऐसा लग रहा था जैसे कि बच्चा सिर्फ अवनी नहीं बल्कि हर घर में एक बच्चा हुआ है। पूरा गांव उस बच्चे को अपना मानकर चलता था। पूरा गांव उस बच्चे के लिए बहुत खुश था। वो मंजर इतना खुशहाल था कि आज भी अगर उसे सोचो कि कहीं ना कहीं पूरे शरीर में एक खुशियों की लहर दौड़ पड़ती है। पूरा गांव अवनी के इर्द गिर्द था। अवनी बीच में बैठती है अपने बच्चे को लेकर, और फिर उस बच्चे की बाजू में एक निशान बनाया जाता है, उस जंगल का निशान, उस जंगल का जिसे हम देवता मानते हैं, उस जंगल का जो है तो हम हैं, जिसके होने से हम सब जिंदा हैं, जिसके होने से ही हम सबका वजूद है। इसके बाद एक बहुत बड़े त्यौहार का आयोजन करा जाता है, जहां अवनी को और उसके बच्चे को बीच में बिठाया जाता है और उनको लेकर एक रिचुअल स्टार्ट किया जाता है। ये रिचुअल इन दोनों की सलामती के लिए था। अवनी हम सब की मुखिया थी। उसने हमारे लिए हज़ारों बार लड़ाई करी है, उसने हम सब की रक्षा करी है, और इस रिचुअल के सहारे हम सब कसम खाते हैं कि हम सब अवनी के बच्चे की रक्षा करेंगे। रिचुअल ऑलमोस्ट कंप्लीट होने ही वाला था कि तभी वहाँ पर वो 10 लोग आ जाते हैं। वो आते ही लोगों को मारना शुरू करते हैं और कुछ लोगों को अपने साथ जंगल में ले जाते हैं। अवनी ये देखकर अपनी तलवार उठाकर उनका पीछा करने लग जाती है, उनको मारने के लिए जाती है, उनसे लड़ाई करने के लिए जाती है। मगर अवनी का अभी अभी एक बच्चा हुआ था। वो बहुत ज़्यादा वीक थी। हम सब उसे रोकने की कोशिश करते हैं। हम सब उसे बोलते हैं कि आप अभी नहीं जा सकते, आप अभी इस हालत में नहीं हो। लेकिन वो हमारी एक भी नहीं सुनती। वो कहती है कि वो लोग मेरे गांव वालों को लेकर गए हैं, अब या तो मैं उन्हें लेकर वापस आऊँगी या फिर वापस ही नहीं आऊँगी, और अगर मैं वापस नहीं आई तो आप सब मेरे बच्चे का ख्याल रखना। ये बोलकर अवनी वहाँ से चली जाती है। जब अथर्व आते हैं, अवनी के पति, और उन्हें पता चलता है कि अवनी अकेले इस हालत में चले गई है, तो अथर्व भी अवनी के पीछे पीछे चले जाते हैं। पूरे 7 दिन तक हम अवनी का वेट करते हैं। हम सब अवनी के लिए दुआ मांग रहे थे। हम सब अवनी का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, पर 7 दिन बाद भी अवनी वापस नहीं आती। और कहीं ना कहीं हम सबको पता चल चुका था कि शायद अब अवनी वापस नहीं आने वाली। हम सब ने अवनी के बच्चे को सलामत रखने की कसम खाई थी, और हमें एक चीज़ पता थी कि जब तक वो इस गांव में रहेगा वो कभी सलामत नहीं रह पाएगा।
और इसीलिए हम उस बच्चे को भारत भेज देते हैं। हमें एक चीज़ पता थी कि वो वहाँ कैसे भी रहे, कम से कम जो हालत उसकी इस गांव में होगी उससे तो अच्छी ही होगी भारत में। हमें पता था कि उस बच्चे की ज़िंदगी बहुत कठोर होने वाली है, बहुत टफ होने वाली है, बट एटलीस्ट वो ज़िंदा तो रहेगा। बहुत गम के साथ रोते हुए हम सब ने उस लड़के को भेजा था। हमें नहीं पता था कि आज वो लड़का फिर से हमारे सामने खड़ा होगा। 4 दिन पहले जब तुम्हारी बॉडी हमें मिली थी बेहोशी की हालत में, तब मैंने तुम्हारे जख्मों पर मरहम लगाना शुरू किया था। और मरहम लगाते लगाते मुझे तुम्हारे बाजू में वो निशान दिखा। और जब वो निशान दिखा तो पूरा गांव भागता हुआ तुमसे मिलने आया। फिर से सबके चेहरे पर मुस्कान थी। हर कोई तुम्हें देखना चाहता था, हर कोई तुमसे मिलना चाहता था। अवनी की मौत के बाद कभी भी कोई भी यहाँ पर खुश नहीं रह पाया। इस पूरे गांव की ज़मीन बंजर पड़ चुकी थी, पर तुम्हारी वजह से एक बार फिर पूरा गांव एक्साइटेड हुआ। सालों बाद एक खुशी की लहर इस गांव में थी, और तुम्हें देखते ही सबको ऐसा लगा कि ये कोई अवनी का नहीं बल्कि उनका खुद का बच्चा हो। जितनी भी यहाँ माएँ दिख रही है ना, उन सब के लिए तुम उनके ही बच्चे हो। अभी तक तुम्हारी एक भी माँ नहीं थी, पर अब हम सब तुम्हारी माँ हैं, हम सब तुम्हारे अपने हैं, हम सब तुम्हारा परिवार है। आरू तो आगे बताता है कि पिछले 4 दिन से इस गांव में कोई नहीं सोया है। हर कोई, जितनी भी औरतें हैं वो मेरे लिए खाना बना रही थी, वो मेरे लिए मरहम बना रही थी, और जितने भी मर्द थे वो सब अपने हथियार लेकर पूरे गांव में पहरेदारी कर रहे थे कि अगर वो 10 लोग आए तो इस बार उन्हें पहले इस गांव के मर्दों से लड़ना पड़ेगा। ज़िंदगी में पहली बार मैं स्पीचलेस था। जो चीज़ें मुझे बताई जा रही थी मैं उन्हें डिनाई भी नहीं कर सकता था। ये निशान मेरे पास होना और इस गांव के पास होना, इट मेक सेंस। कितनी फ़नी बात है ना, लाइफ इज़ अ फुल सर्कल। जहाँ से मेरी शुरुआत हुई थी किस्मत ने मुझे वापस वहीं ला कर रख दिया। मैंने कभी भी अपने पेरेंट्स के बारे में नहीं सोचा था, बट गेटिंग टू नो देम लाइक दिस फेल्ट गुड। मुझे छोड़ा नहीं गया था, मुझे बचाया गया था। जिंदगी भर जिसके पास अपना बोलने के लिए कोई नहीं था, अचानक से उसके पास इतने सारे लोग थे, और इन सब की आंखों में एक अपनापन झलक रहा था मेरे प्रति। और सबसे इम्पॉर्टेंट, अब ये लड़ाई पर्सनल हो चुकी थी। पहले मेरी बहन और अब इसमें मेरे पेरेंट्स भी इन्वॉल्व थे। मैं गांव वालों को बोलता हूँ कि रिचुअल्स की तैयारी करी जाए, लेट्स डू इट। हम सब गांव के प्राचीन मंदिर की तरफ चल पड़ते हैं। ये प्राचीन मंदिर स्पेशली अवनी के लिए बनाया गया था। हम सब जब प्राचीन मंदिर की तरफ जा रहे थे तब अचानक से बारिश होना शुरू होती है। बारिश को देखकर गांव वाले हैरान थे। हर कोई चिल्ला रहा था, झूम रहा था, नाच रहा था, क्योंकि इस गांव में सालों से कोई बारिश नहीं हुई थी। ये पूरा गांव बंजर पड़ा हुआ था, और अब अचानक से इस गांव में बारिश होना शुरू होती है। जब वो आएगा तो ये जंगल तुम्हें बताएंगे, यानी कि मेरा निशान, वो जंगल वाला निशान। जब वो आएगा तो आसमान तुम्हें बताएगा, ये बारिश। और सबसे इम्पोर्टेंट, जब वो आएगा तो तुम्हारा दिल तुम्हें बताएगा। यानी कि जो कुछ भी लिखा था वो सब सच था। ये सब मेरे बारे में ही लिखा था। शायद पुरानी कहानियाँ भी सच होती है। वेल, अब हम मंदिर की तरफ चल पड़ते हैं। मुझे मंदिर के बीच में बिठाया जाता है। मेरे आसपास सारे गांव वाले थे, और गांव के 3 सबसे बूढ़े लोग जिन्हें इस गांव की हिस्ट्री सब कुछ पता था, वो तीनों मेरे पास आकर बैठते हैं और वो कुछ मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं। बारिश अब बहुत तेज हो चुकी थी। ये सिलसिला करीबन 3 घंटे तक चलता है। एंड देन हम सबको एक आवाज़ सुनाई देती है, किसी के चिल्लाने की। ये आवाज़ किसी लड़की की थी, बट आई नो कि ये आवाज़ किसकी थी। ये आवाज़ अनामिका की थी। मैं एकदम से खड़ा हो जाता हूँ। मैं चिल्लाने लग जाता हूँ कि अनामिका, मुझे वहाँ जाना पड़ेगा। ये आवाज़ मेरी बहन की है। वो बूढ़ी औरत मुझे बोलती है कि तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम यहीं रुकोगे। बट
बट कैसे, मैं कैसे रुक सकता हूँ? मेरी बहन बाहर है, मेरी बहन मुझे पुकार रही है, वो चिल्ला रही है, मुझे जाना पड़ेगा। मैं बस उस रिचुअल को छोड़कर जा ही रहा था कि अचानक से जैसे ही मैं मुड़ता हूँ, मेरे सामने अनामिका खड़ी होती है। वो अनामिका ही थी, बट वो अनामिका लग नहीं रही थी। उसके बाल बहुत ज़्यादा लंबे हो चुके थे। उसकी आंखें बहुत अजीब थी। उसकी स्किन पूरी पेल हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि पूरा कलर सफ़ेद पड़ गया है, और उसके कपड़ों में खून ही खून था। ऐसा लग रहा था कि उसके कपड़े खून से धोए हों। वो जिंदा नहीं थी, राइट? वो अनामिका नहीं थी। इनफैक्ट वो अनामिका की आत्मा थी, अनामिका की स्पिरिट। मुझे नहीं पता कि मैं क्या देख रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है। ये 3-4 दिनों में जो भी हुआ है, मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं अब क्या एक्सपेक्ट करूँ, क्या सोचूं, क्या उम्मीद रखूँ। बस मुझे ये पता था कि अनामिका हो या उसकी स्पिरिट जो भी है, वो मेरे सामने खड़ी थी। मैं सीधा जाता हूँ और अनामिका को गले लगा लेता हूँ। अनामिका बहुत ठंडी थी, ऐसा लग रहा था जैसे कि बर्फ़ हो। मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये लास्ट टाइम है जब मैं अनामिका से मिल रहा हूँ। ये मंज़र बहुत ज़्यादा बुरा था। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली थी। मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। सब कुछ एक सन्नाटे में बदल चुका था। मेरे लिए काश ये टाइम यहीं रुक जाए। काश मैं अनामिका को वापस ला पाऊँ। काश मैं उन सब से लड़ पाऊँ। काश जो अनामिका के साथ हुआ है, मैं उसकी सज़ा उन सबको दे पाऊँ। मुझे पहली बार ऐसा लग रहा था। मुझे पहली बार फील हो रहा था कि एक हेल्पलेस होना क्या होता है, जब आप करना बहुत कुछ चाहो बट कर कुछ भी ना पाओ। 5 मिनट तक सब कुछ चलता है, और उसके बाद अनामिका गायब हो जाती है। वो हवा में ही कहीं गायब हो जाती है। जब मेरी आँख खुलती है तो मैं देखता हूँ कि सारे लोग ज़मीन में घुटनों के बल बैठे हुए थे। हर कोई सिर्फ घुटनों पर बैठा हुआ था, और वो सब मुझे देखकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड थे। उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, उनकी चेहरे पर एक मुस्कान थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा है। मैं चिल्ला के बोलता हूँ कि तुम क्या कर रहे हो ये सब? तुम ऐसे घुटनों में क्यों बैठे हुए हो? और तब मुझे आरू तो बोलता है कि तुम वही हो, तुम ही हो वो। क्या मतलब है तुम ही हो वो? क्या हूँ मैं? आरू तो मुझे बोलता है कि वही जिसका जिक्र हमारी किताबों में हुआ था, और वही जो हमें बचा सकता है। ये सब पागल है क्या? ये हर टाइम क्या उल्टी सीधी चीज़ें बोलते रहते हैं। मुझे कुछ समझ ही नहीं आता इनकी बातों का। उनसे पूछता हूँ कि ढंग से बता भाई, क्या बोलना चाहता है? तब आरू तो बोलता है कि एक बार खुद को देखो। क्या देखो खुद? 1 मिनट। मैं जब देखता हूँ तो मेरे कपड़े पूरी तरीके से सफ़ेद हो गए थे, और ये तो मेरे कपड़े भी नहीं थे। ये किसी वॉरियर के कपड़े थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं कोई वॉरियर हूँ। मैं खुद को देखते देखते एकदम से रियलाइज़ करता हूँ कि 1 मिनट, इसका मतलब कि आरू तो एकदम खड़े होकर बोलता है कि तुम ही हो वो शख्स जिसका जिक्र उस किताब में करा गया था, जो सफ़ेद पोशाक में आएगा, जो रहस्यमयी होगा, और जिसकी ताकत खुद मजान से ज़्यादा होगी। तुम ही हो वो जो मजान को हरा सकता है। पर कैसे? मैं ऐसा कैसे हो सकता हूँ? मैं तो एक नॉर्मल इंसान था ना। और तभी वो बूढ़ी औरत मुझे बताती है कि ये सब तुम्हारी बहन की वजह से हुआ है। याद है, एक प्योर हार्ट सोल सबसे ताकतवर होती है। अनामिका की सोल प्योर थी, और उसने अभी यहाँ आकर अपनी सोल को तुम्हारी बॉडी से कनेक्ट कर दिया है। उसने अपना सेक्रीफाइस तुम्हारे नाम करा है, जिसके कारण तुम्हारे पास वो पावर्स आ चुकी हैं। वेल, फाइनली मेरे पास पावर्स आ चुकी है। आई डोंट नो ये कितनी पावर्स है, किस हद तक है। अगर मेरे पास चांस है उनको टक्कर देने का, उनसे मुकाबला करने का, भले ही 1% चांस हो, मगर मैं उनसे मुकाबला करूँगा। मैं अब मजान की तरफ बढ़ने लगता हूँ।
मैं अब मुकाबले के लिए पूरी तरीके से तैयार था कि तभी मेरे पास कुछ गांव वाले आकर एक तलवार देते हैं। वो तलवार मेरी माँ की थी, जिससे वो इस गांव की रक्षा करती थी। मैं अब मज़ान की तरफ निकल पड़ता हूँ उस तलवार को लिए, अपनी पावर्स के साथ, अनामिका के सेक्रीफाइस के साथ। पर अचानक से मैं देखता हूँ कि मेरे पीछे पूरा गांव आ रहा है। आरू तो मेरे पास आकर बोलता है कि हम सब ने तुम्हारी रक्षा का वचन लिया था और अब हम सब तुम्हारे साथ चलेंगे। भले ही अंजाम कुछ भी हो, या तो आज वो सब मरेंगे या फिर हम सब, बट जो भी होगा साथ होगा। ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं ज़िंदगी भर एक शैतान बनकर जिया हूँ और अब अचानक से मैं इन सब के लिए मसीहा बन गया। अचानक से इन सब की आंखों में एक उम्मीद थी मुझे लेकर। ये सब मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मानो किसी ईश्वर को देख रहे हो। अब मेरे पास ये सब सोचने का समय नहीं है, मुझे फोकस करना पड़ेगा। आई हैव टू फोकस। पिछली लड़ाई मैं हारा था, मैं छोटी लड़ाइयाँ हारता हूँ, पर अब ये एक वॉर है और वॉर हमेशा मैं ही जीतता हूँ। मैं तलवार को हवा में उठाकर इशारा देता हूँ और इशारा देखते ही पूरा गांव मज़ान की तरफ दौड़ पड़ता है। अब हम सब जंगल के बीच में जाते हैं। वो जो ट्रायंगल सा था वो फिर खुलता है। हम सब बेसमेंट में आ चुके थे, पूरा अंधेरा। धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं और उस रूम में जाते हैं जहाँ पूरे रूम में बॉडीज़ ही बॉडीज़ थी। हर कोई बॉडीज़ को देखकर रो रहा था, क्योंकि ये बॉडीज़ गांव वालों की थी। किसी के बच्चे की, किसी के माँ बाप की, किसी के परिवार की। हर कोई उन्हें बस निकाल रहा था, उस भाले से निकाल रहा था और उन्हें अपने बाहों में लिए रोए जा रहा था। मैं सीधा भागते हुए अंदर वाले रूम में जाता हूँ जहाँ मुझे वो 10 के 10 लोग मिलते हैं। जब मैं उन्हें देखता हूँ ना, तो पता है उनका रिएक्शन क्या था? वो मुझे देखकर पीछे हो गए थे। वो 5 कदम पीछे चले गए थे। वो मुझे देखकर डर रहे थे, क्योंकि अब मैं कोई नॉर्मल इंसान नहीं था। अब मैं एक रहस्यमयी शख्स था। वो रहस्यमयी शख्स जो शायद उन सबसे ज़्यादा ताकतवर है। उन 10 लोगों का ऑरा बहुत ज़्यादा डरावना था, बहुत ज़्यादा डार्क था। पर उनसे ज़्यादा डरावना पता है क्या था? मेरा ऑरा। वो सब मुझे देखकर कांप रहे थे। उनके एक्शंस में मुझे खौफ साफ साफ दिखाई दे रहा था। और सामने वाला जितना डरता है ना, मुझे उतना मज़ा आता है। अब मैं भागते हुए उनके पास जाता हूँ। वो कांपते हुए हाथ से अपनी तलवार से खुद को बचाने की कोशिश करते हैं। मैं अपनी तलवार से सीधा एक के ऊपर अटैक करता हूँ। उसकी तलवार वहीं पर टूट जाती है और मेरी तलवार उसको बीच से फाड़ देती है। ये देखकर बाकी 9 के 9 धीरे धीरे पीछे हटने लगे। वो मुझसे भागने लगे। वो 10 लोग जो इतने खतरनाक थे, वो जहाँ से भी गुजरते थे वहाँ पे बॉडीज़ की, वहाँ पे लाशों की सुनामी आ जाती थी। वो सब मुझसे भाग रहे थे। साले फट्टू। इतना तो मैं तब नहीं डरा था जब मज़ान के सामने खड़ा था, जब मौत मेरे सामने थी। मैं उसकी आंखों में देखकर अपने मौत को गले लगाने के लिए रेडी था। और ये लोग भाग रहे। इन लोगों ने मेरी बहन के साथ बुरा किया, मेरे माँ के साथ, मेरे डैड के साथ, मेरे पूरे परिवार के साथ। इनको मैं इतनी गंदी मौत मारना चाहता हूँ कि ज़िंदगी भर ये तड़पे, मरने के बाद भी इन्हें अपनी मौत के ऊपर रोना है। लेकिन मुझसे भी ज़्यादा कुछ लोग थे जो इन्हें मारना चाहते थे। वो थे मेरे गांव वाले, जिनको ज़िंदगी भर इन लोगों ने तड़पाया है, ज़िंदगी भर इनके डर से जो जिए हैं। आज उनकी आंखों में आक्रोश था। आज वो सब यहाँ सिर्फ इन्हें मारने आए थे, इनसे लड़ने आए थे। मेरे से ज़्यादा वो डिज़र्व करते हैं इन्हें मारना। तो मैं इन 9 लोगों को अपने गांव वालों के हवाले छोड़कर सीधा मज़ान की तरफ जाता हूँ। मज़ान मेरे सामने फिर से एक जगह बैठी हुई थी, मूर्ति की तरह। पिछली बार जब मैंने उसे देखा था तो मुझे डर लगा था, मैं हिल नहीं पाया था, मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। बट इस बार बात अलग है। इस बार मैं सीधा उसके पास जाकर खड़ा हो जाता हूँ। मज़ान मुझे देखकर वापस से स्माइल करती है, वही गंदी सी स्माइल। मैं मज़ान को देखकर भागते हुए मज़ान की तरफ जाता हूँ। मज़ान भी खड़ी होती है
और भागते हुए मेरी तरफ आती है। मैं हवा में छलांग मारकर मजान के सीधा गले में हिट करने जाता हूँ कि तभी मजान अपना तलवार बीच में ले आती है। हम दोनों की तलवार एक दूसरे से टकराती है और एक बहुत ज़ोर से आवाज़ आती है। यह आवाज़ ऐसी थी जैसे कि मानो आसमान में बादल गरज रहे हों, मानो बादल फट गए हों। ये बहुत तेज का इम्पैक्ट था, इतना बड़ा इम्पैक्ट कि हम दोनों, मैं और मजान 10-10 फुट दूर जाकर गिरते हैं। मैं फिर खड़ा हो जाता हूँ, मजान फिर खड़ी हो जाती है। अब यहाँ पर सिर्फ लड़ाई मेरी और मजान की थी। कोई सही गलत नहीं, कोई अच्छा बुरा नहीं, सिर्फ दो इंडिविजुअल्स जो कि अपनी अपनी लड़ाई में सक्षम थे। मैं भागते हुए मजान की तरफ जाता हूँ और मैं उसे जस्ट अटैक करने ही वाला होता हूँ अपनी तलवार से कि मैं देखता हूँ मजान गायब हो गई थी। वो मेरे सामने नहीं थी, वो गायब हो चुकी थी। मैं हर जगह, आगे पीछे हर जगह देखता हूँ, हर जगह उसकी तलाश करता हूँ, लेकिन मजान कहीं नहीं होती। और वो अचानक से मेरे पीछे आ जाती है और फिर मुझे अपनी तलवार से एकदम से मारती है। मेरी पूरे बाजू में खून हो जाता है। यह अटैक काफ़ी ज़्यादा गंभीर था, काफ़ी ज़्यादा, मतलब मेरे यहाँ पे लगा था और बहुत डीप लगा था। मैं अपने हाथ को पकड़ता हूँ। मेरे पास ये समय नहीं था कि मैं अपनी चोट पर ध्यान दूँ। मैं फोकस करता हूँ कि मजान कहीं से भी आ सकती है, पर वो बहुत ज़्यादा फास्ट थी। वो अचानक से मेरी लेफ़्ट साइड आती है और फिर मेरे लेफ़्ट वाली बाजू में अटैक करती है। मेरे दोनों बाजू में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी। मेरे हाथ मुझसे हिलाए नहीं जा रहे थे। तभी मजान एकदम से मेरे पीछे आती है और मेरे पीछे आकर अपनी तलवार से पूरी तरीके से स्टैब करती है। मैं बहुत ज़्यादा दर्द में था। ये समय ऐसा था जब मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। मुझे लड़ना है, लेकिन जिससे लड़ना है वो दिखाई ही नहीं दे रही। मैं वापस से अपनी आँखें बंद करता हूँ और मैं अब फोकस करने की कोशिश करता हूँ। अगर मुझे दिखाई नहीं दे रही तो कोई नहीं, मैं उसे महसूस करूँगा, मैं फील करूँगा। उसका ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग था, इतना स्ट्रॉन्ग कि कोई चाह कर भी इग्नोर ना कर सके, और उसी का मैं फ़ायदा उठाऊँगा। अपनी आंखें बंद करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे जस्ट वो मेरे सामने से आ रही है, और वो बहुत स्पीड में आ रही थी। वो जैसे ही मेरे जस्ट करीब आती है, मैं अपनी आंखें खोलता हूँ और अपने ही तलवार से सामने अटैक कर देता हूँ। और सामने इस बार मजान थी। मजान जस्ट मेरे सामने खड़ी थी, बट इस बार उसने एक चाल चली थी। वो मेरे सामने खड़ी तो थी, पर वो अपने साथ एक काले पोशाक वाले इंसान को लाई थी, वही वो जो 9 बच्चे थे उनमें से एक, और उसने वो अपने सामने खड़ा किया हुआ था। तो जो मैंने तलवार से मारा था वो सीधा उस काले वाले इंसान के शरीर के अंदर चले गई थी। मेरी तलवार उसके शरीर के अंदर जाकर फंस चुकी थी। मैं तलवार को पीछे खींचने की कोशिश भी करता हूँ, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, कि तभी मजान एकदम से मेरे सामने आ जाती है और अपनी तलवार से मेरे पर अटैक कर देती है। वो सीधा तलवार मेरी छाती में मार देती है। यह अटैक एक जान लेने के लिए काफ़ी था, मगर मेरे पास प्रॉपर एक कवच था, सफ़ेद रंग का। अभी तक मुझे लग रहा था वो सिर्फ कपड़े हैं, बट वो कपड़े नहीं थे, वो कवच था। वो मेरे लिए शील्ड थी। ऑल्दो वो अटैक मुझे चीर नहीं पाता, बट मैं बहुत दूर जाकर गिरता हूँ। मुझे बहुत दर्द हो रही थी, और अब मजान धीरे धीरे करके मेरे सामने आ रही थी। वो जितनी करीब आ रही थी उतनी ही ज़्यादा मेरी धड़कनें तेज़ हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि एक बार फिर से मेरी हार होने वाली है। अगर मजान के पास ये पावर है, गायब होने वाली, स्पीड वाली, तो मेरे पास भी तो कोई पावर होगी ना। मैं एक मिस्टीरियस इंसान हूँ, मुझे पता है, बट कुछ तो पावर होगी मेरे पास। मैं आंखें बंद करके ध्यान लगाने की कोशिश करता हूँ कि आखिर ऐसी कौन सी पावर है जो मजान को हरा सकती, जिससे मजान हार सके। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मजान धीरे धीरे मेरे पास आ रही है। मैं अपनी माँ अवनी को याद करता हूँ कि प्लीज़ माँ, अगर आप सच में ऐसी थी जैसे इन सब ने बताया, तो प्लीज़ मुझे गाइड करें, मुझे बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं अपनी बहन की मौत का बदला लेना चाहता हूँ। मैं अपनी बहन के गुनहगार को ऐसे नहीं छोड़ना चाहता। मैं अपनी बहन और अवनी दोनों को ही याद कर रहा था कि तभी एक चीखने की आवाज़ आती है। ये चीखने की आवाज़ मजान की थी। मैं जब आंखें खोलता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ कि मेरी आंखों के सामने मेरी मॉम अवनी और मेरी बहन अनामिका दोनों खड़े थे। मेरे पास कोई पावर नहीं थी, और अब मैं समझ चुका था कि मेरी पावर क्या है। मेरी पावर ये नहीं है कि मैं बहुत ताकतवर हूँ।
मेरी पावर ये नहीं है कि मैं बहुत फास्ट हूँ, मैं यहाँ वहाँ गायब हो सकता हूँ। मेरी पावर ये थी कि मैं लोगों को वापस बुला सकता था। मरे हुए लोगों को वापस बुलाने की पावर थी मेरे पास। और सच बताऊं तो ये सबसे ज़्यादा बेस्ट पावर थी। ऑल्दो वो मरे हुए लोग वापस ज़िंदा नहीं हुए थे, बट वो रीइंकार्नेट हुए थे। वो अपनी ट्रू फॉर्म में नहीं आए थे, बट वो आत्मा ही थी, स्पिरिट ही थी, बट वो लड़ सकती थी। देखते देखते पूरा गांव खड़ा हो जाता है। पूरे गांव जितनों की भी बॉडीज़ वहाँ पर पड़ी हुई थी ना, वो सब खड़ी हो चुकी थी। और वो सब उन काले पोशाक वाले लोगों पर अटैक करने लग जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 के 8 वहीं पर मारे जाते हैं। और कोई नॉर्मल मौत नहीं, उनको चीरा जाता है। एक एक पार्ट उनकी बॉडी का अलग किया जाता है, तड़पाया जाता है, रुलाया जाता है। उनकी चीख जैसे जैसे बढ़ रही थी, पूरा गांव उतना ज़्यादा उन्हें टॉर्चर कर रहा था। मैं और मजान सामने सामने खड़े थे। मेरे लेफ़्ट साइड में अवनी थी और मेरे राइट साइड में अनामिका। मेरे पास मेरा परिवार था। पहली बार ये लड़ाई अब सिर्फ मेरी नहीं थी, ये लड़ाई मेरे परिवार की थी। मैं अवनी को देखता हूँ, मेरी मॉम को। मैं उन्हें पहली बार देख रहा था, पर ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो मैंने पूरा बचपन उनके साथ ही गुजारा हो। ऐसा लग रहा था कि वो कहीं गई नहीं थी, वो हमेशा मेरे साथ थी। वो मुझे देखकर मुस्कुराती है। सिर्फ एक मुस्कुराहट किसी इंसान को तोड़ने के लिए काफ़ी होती है। मैं अभी तक जितना भी कठोर लेकर चल रहा था ना, कि मुझे ऐसा फील नहीं होता, मैं तो ऐसा हूँ वैसा हूँ, ये हूँ वो हूँ, सब कुछ 1 मिनट में टूट चुका था। मेरी आंखों में आंसू थे। मैं अपनी माँ को देख पा रहा था। मैं राइट साइड देखता हूँ तो अनामिका होती है। अनामिका भी मुझे देखकर मुस्कुरा रही होती है। मेरी बहन, जिसने ज़िंदगी भर मुझ पर भरोसा करा। ऐसा लग रहा था कि एक बार फिर वो मुझ पर भरोसा कर रही थी। उसे भरोसा था कि मैं मजान का अंत कर सकता हूँ, मैं इस बुराई का नाश कर सकता हूँ। मैं फाइनली अपने पैरों में खड़ा हो चुका था। मैं वापस से अपनी तलवार उठाता हूँ और एक बार फिर से मजान की तरफ भागते हुए जाता हूँ। मजान एक बार फिर से गायब हो जाती है, लेकिन मैं इस बार अपनी आंखें बंद करता हूँ। मजान वापस से मेरे सामने ही आती है। मैं मजान की तरफ भागने लगता हूँ। मैं जब उसकी तरफ भागता हूँ तो वो गायब होने की कोशिश करती है, लेकिन वो गायब नहीं हो पाती, क्योंकि उसके दोनों हाथों को पकड़ लिया था। एक हाथ को अनामिका ने और दूसरे हाथ को अवनी ने। और अब मजान पूरी तरीके से हेल्पलेस थी, असहाय। वो अपने हाथ हिला नहीं पा रही थी, वो हिल नहीं पा रही थी, वो भाग नहीं पा रही थी, वो गायब नहीं हो पा रही थी। और तब मैं उसके पास चल कर जाता हूँ। उसके बाद धीरे धीरे जाता हूँ। जैसे जैसे मैं उसके पास आ रहा था, मजान ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग रही थी। देखते देखते पूरा गांव वहाँ आ चुका था। हर कोई सिर्फ मजान को देखे जा रहा था। हर कोई मजान की मौत का नज़ारा देखना चाहता था। मैं मजान के पास जाता हूँ। वो बहुत बड़ी थी, बहुत बड़ी थी, बट मैं उसके घुटनों में पहला वार करता हूँ। वो अपने घुटनों में गिर जाती है। जब वो घुटनों में गिरती है ना, तब भी मैं उसके आधे का आधा नहीं था, बट अब पूरा गांव आता है और मुझे अपने कंधों में चढ़ाता है। पूरे गांव ने जैसे मान लो कि एक सीढ़ी बना दी हो मेरे लिए। मैं धीरे धीरे मजान के सर के पास पहुंचता हूँ। उसके सर को अपने हाथों से पकड़कर उसी तलवार को मजान के गले में लगाकर उसका गला काट देता हूँ। मजान का सर उसके धड़ से अलग हो चुका था। मजान पूरी तरीके से गिर जाती है और उसका सर अभी भी मेरे हाथों में था। मैं नीचे उतरता हूँ और उसके सर को लेकर चलता हूँ। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, वो जो 10 लोग जो मरे हुए थे, वही जो काली पोशाक वाले थे, मेरे गांव के लोग उन्हें भी उठाते हैं। और अब हम उन सबको लेकर चलते हैं और हम पहले वाले रूम में पहुंचते हैं, जहाँ पर सबकी बॉडीज़ को कैद करा हुआ था। और अब हम सब अपने अपने भाले को ऐसे ज़मीन पर गाड़ देते हैं और उनकी बॉडीज़ को अपने भाले के ऊपर रख देते हैं, सेम वैसे ही जैसे उन लोगों ने हमारे गांव वालों की बॉडीज़ को रखा था। अब हमने उनकी बॉडीज़ को, उनकी आत्माओं को, उनके सोल्स को कैद कर लिया था। और शायद यहाँ पर मजान का और उन 10 लोगों का अंत होता है।
जैसे ही ये सब होता है, वो सब लोग जो रीइंकार्नेट हुए थे, मेरी मॉम अवनी, मेरी बहन अनामिका और गांव के सारे लोग एक एक करके गायब हो जाते हैं। मुझे खुशी है कि मैं लास्ट बार अपनी माँ से मिल पाया। मुझे खुशी है कि मैं लास्ट बार अनामिका को देख पाया। कभी सोचा नहीं था कि मैं ऐसा कुछ करूँगा, पर जब मैंने ये सब किया, मुझे खुद पर पहली बार प्राउड फील हो रहा था। मुझे पहली बार लग रहा था कि मैंने कुछ अच्छा करा है। मैंने कुछ ऐसा करा है जिसने सिर्फ मेरी नहीं बल्कि इस पूरे गांव की मदद करी है। हर कोई खुश था। सबके आंखों में खुशियां दिख रही थी, क्योंकि मजान का डर अब मर चुका था। ये जंगल जिसे एक टाइम पर खौफनाक बना दिया गया था, वो जंगल अब वापस से पहला जैसा हो चुका था। वो जंगल अब मजान नहीं, अब हमारा घर था। मैं बूढ़ी औरत के पास जाता हूँ और बोलता हूँ, जो भी आपने मेरे लिए किया उसके लिए शुक्रिया। जो भी आपने मेरी मॉम के लिए किया उसके लिए शुक्रिया। बट मुझे जाना पड़ेगा। मैं अपने देश वापस जाना चाहता हूँ। मैं वापस एक नई लाइफ शुरू करना चाहता हूँ, जहाँ पे मैं एक साइकोपैथ नहीं बल्कि एक नॉर्मल ह्यूमन बनकर जीऊँ। जहाँ पर मैं एक डेविल नहीं बल्कि एक अच्छा इंसान बनकर जीऊँ। वो बूढ़ी औरत मेरे पास आकर मुझे बोलती है कि इस गांव के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले हैं। तुम जब चाहो वापस आ सकते हो। तुम हम में से एक हो। तुम हम सबका परिवार हो। मैं इस गांव के हर एक इंसान को अलविदा करके अब अपने देश वापस आने लगता हूँ। हरु तो मेरे पास आकर बोलता है कि ब्रो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँ क्या? तुम्हें तो पता है ना मैं ट्रेडिंग में बहुत अच्छा हूँ, तो मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। हम दोनों ट्रेडिंग करेंगे, अमीर हो जाएंगे, मज़े करेंगे। वैसे भी इस गाँव में अब मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं अब सब हो गया ना, अब कौन जिए इन बूढ़े लोगों के साथ। मैं भी चलूँ तुम्हारे साथ? जिस पे मैं बोलता हूँ कि श्योर। मैं आरुतो को ले चलता हूँ। शायद इस गांव में मैंने एक बहन खोई, बट शायद एक भाई मिल गया। ही इज़ अ फनी कैरेक्टर। अब मैं और आरुतो वापस से भारत आ जाते हैं, और इसी के साथ शायद मेरे पुराने जीवन का अंत होता है। जो वो साइकोपैथ वाला जीवन था ना, मैं उसे त्याग देता हूँ, मैं उसे ख़त्म कर देता हूँ, और इसी के साथ मजान का भी अंत होता है। वेल दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि ये सीरीज़ आपको पसंद आई हो, एंड आई रियली होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई हो। मतलब मैंने कोशिश करी है। आई नो इसमें थोड़ा हॉरर एलिमेंट कम था, मैंने स्टोरी में ज़्यादा फोकस करा है, और मुझे बताना कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। आई रियली होप कि आपको ये पसंद आई हो। इसमें बहुत मेहनत लगी है, बहुत मेहनत। इस टाइम अगर मैं दिखाऊँ, 5 बज रहे हैं सुबह के। आई डोंट नो दिख रहा है कि नहीं, बट सुबह के 5 बज रहे हैं और मैंने 10 बजे से शूटिंग शुरू करी थी। एंड आई रियली होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई हो, और अगर पसंद आई होगी तो हम फ्यूचर में ऐसी स्टोरीज़ और लाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, और कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। बाय बाय एंड टेक केयर। पूरा गांव वापस से पहला जैसा हो चुका था। हर कोई खुश था, हर जगह खुशहाली थी, हर कोई बेफिक्र हो चुका था। मजान का डर अब सबके दिलों से ख़त्म हो चुका था। मगर अगले ही वक्त हमें देखने को मिलता है वो रूम जहाँ पर मजान का सर भाले से लटकाया गया था। और अब हमें देखने को मिलता है कि मजान का सर वहाँ पर बेजान पड़ा हुआ है, कि तभी अचानक से वो स्माइल करती है।